हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। आज मैं मेरे चैनल पे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड का। और इस थ्योरी साइको डायनामिक थ्योरी के नाम पे भी प्रसिद्ध है। और सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषणवादी को जो थ्योरी है उसका जनक भी कहलाता है और फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहलाता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि एजुकेशनल वीडियो टाइम पर आप लोगों के पास अपडेट होते रहे। और चलिए समय गवाते ना हुए इस सेशन का आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक मनवादी विश्लेषक थे, उनको मनोविश्लेषण का फादर भी कहलाता है। तो उन्होंने सबसे पहले साइकी के बारे में बात किया है। साइकी की मतलब टोटलिटी ऑफ माइंड, मतलब जहाँ पर पूरा मन के बारे में विस्तार से जाना जाता है वही होता है साइकी। तो उन्होंने जैसे कि एक आइसबर्ग ग्लेशियर से अलग होकर समुद्र में पड़ता है और उसका 90% पानी के अंदर ही रहता है और 10% पानी के बाहर रहता है, ऐसे ही आइसबर्ग के साथ साइकी के उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। मतलब उन्होंने कहा है एक आइसबर्ग की तरह ही एक व्यक्ति का मन होता है। जो मन आप 10% सिर्फ 10% आप जान सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो, मगर बाकी जो 90% है वो आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आइसबर्ग को उन्होंने एक मेटाफोर की ओर यूज़ किया है जो कि साइकी की जो तुलना है साइकी को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकी की जब विस्तार से बात किया है तब उन्होंने मन को 3 भागों में भाग किया है। मतलब कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन एंड अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन। ये 3 मन आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। चेतन मतलब कॉन्शियस, जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है मतलब आप जो डिसीजन लेते हो। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये चेतन मन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब कॉन्शियस माइंड से मेरा एक्शन कैसा होता है, मेरा एक्शन होता है कॉन्शियस माइंड की ओर। मतलब आप कुछ करने के वाले हो फटाक से कर लेते हो। उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। शायद आप कुछ भूल गए हो, थोड़े देर आप बैठकर अगर वो बात आप चिंता करेंगे, आप थिंक करेंगे तो आपको वो बात रिमाइंड हो जाएगा, आपको वो बात सब कुछ याद आ जाएगा। मतलब आप कुछ भूल गए हो मगर अगर आप ट्राई करो तो आप वो बात रिमाइंड कर सकते हो। तो वो होता है प्री कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। और एक बात मतलब प्री कॉन्शियस क्या हुआ, जो अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड की एक बैलेंस तरीका है जो प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन, जो आपके मन का 90% जगह लेता है। मतलब ये आप महसूस नहीं कर सकते, वो चाहकर भी आप रिमाइंड नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, मगर आपका बिहेवियरल एक्शन, आपका नेचर, आपका सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं ये अनकॉन्शियस माइंड की द्वारा परिचालित होता है, ठीक है। तो ये होता है 3 माइंड का 3 भाग, जो कॉन्शियस चेतन मन, अवचेतन मन एंड अचेतन मन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पूरा जो ये साइकी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज द पार्ट यू कांट सी। मतलब मन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप मन को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप मन को महसूस कर सकते हैं, मन के द्वारा आप परिचालित हो सकते हैं मगर उसको छू और देख नहीं सकते। तो ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइकी के बारे में बात किया है उसके मुताबिक एक व्यक्ति का पर्सनालिटी सेट होता है।
तो वही पर्सनालिटी इज ए 3 टायर ऑफ स्टार सिस्टम, मतलब एक व्यक्ति का 3 टाइप का पर्सनालिटी होता है जो उसे साइकी के द्वारा परिचालित करता है। तो देख लेते हैं वो 3 स्टेज। देखिए सबसे पहले ईद, दूसरा ईगो एंड थर्ड सुपर ईगो। मतलब आप इस 3 माइंड सेट के मुताबिक ये 3 पर्सनालिटी सेट होता है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। देखिए ईद क्या होता है? ईद होता है टोटली अनकॉन्शियस माइंड से ईद जैसे पर्सनालिटी सेटअप होता है। वो क्या होता है? वो इंस्टिंक्ट होता है, वो इम्पल्स होता है। मतलब आप जो इंस्टिंक्टली इम्पल्सली जो काम करते हो, जो डिसीजन लेते हो, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड द्वारा परिचालित होकर ही लेते हो, मतलब इसे ईद कहता है। और ईगो है पार्टली कॉन्शियस, मतलब पार्टली कॉन्शियस और पार्टली अनकॉन्शियस माइंड, मतलब एक बैलेंस सेट करता है आपका ईगो। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो है, देखिए टोटली कॉन्शियस, मतलब आप जो कॉन्शियस माइंड में जो एक्शन लेते हो, जो करते हो, वो होता है सुपर ईगो। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए ईद है इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सिव, मतलब आप जो डिसीजन क्विक लेते हो, इम्पल्स लेते हो, सडन लेते हो, वो ईद द्वारा परिचालित होता है। और सुपर ईगो क्या होता है? मोरालिटी, एक व्यक्ति का नैतिक जो मूल्य होता है वो सुपर ईगो के द्वारा परिचालित होता है, मतलब कॉन्शियस माइंड के द्वारा परिचालित होता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए। तो जो कुछ नैतिक मूल्य के साथ आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो होता है सुपर ईगो। और ईगो क्या है? ईगो है रियलिटी, आप सिर्फ नैतिक मूल्य के ऊपर जीवन आगे नहीं बढ़ सकते हो और इम्पल्स और इंस्टिंक्ट के साथ भी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो जीवन में एक बैलेंस रहना जरूरी है। तो वो बैलेंस कौन लेता है? वो बैलेंस लेता है ईगो, जो है प्री कॉन्शियस माइंड और पार्टली कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आई वांट दैट राइट नाउ, मतलब एक व्यक्ति और एक बच्चा ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो मोरालिटी के ऊपर बेस हो, चाहे वो गलत तरीके से हो और सही तरीके से हो, मगर मुझे एक चीज़ चाहिए। ये होता है ईद। ईद बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो ईद। तो क्या है? ये इम्पल्स इंस्टिंक्ट के साथ आप जाते हैं कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, मुझे एक चीज़ चाहिए। मगर सुपर ईगो में क्या होता है? सुपर ईगो गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग, मतलब सुपर ईगो आपका नैतिक मूल्य है, मतलब आपका मोरालिटी है जो आप कॉन्शियसली सोचते हो कि ये चीज़ करना और ये चीज़ अभी लेना सही नहीं है। अगर लेना ही है मगर गलत तरीके से नहीं लेना है, सही तरीके से लेना है, मतलब उस आपका मोरालिटी है। मगर रियलिटी क्या है? ये जो ईद एंड सुपर ईगो ये आता है एक साथ ईगो की ओर। ईगो क्या आता है? लेट्स फिगर आउट ए वे टू वर्क टुगेदर। ईगो क्या करता है? मतलब आपका प्री कॉन्शियस माइंड क्या करता है? दोनों के बीच एक पुल बनाता है, मतलब दोनों के बीच एक बैलेंस करता है। तो चलिए क्या कहलाता है? पूरा के पूरा इम्पल्स की तरह, मतलब ये मुझे चाहिए मगर ठीक तरीके से चाहिए, कैसे चाहिए फिगर आउट करता है। तो ये होता है ईगो। मतलब ईद एंड सुपर ईगो कहाँ पर आकर मिलता है? ईगो पर आकर मिलता है। तो ये जो पर्सनालिटी, एक व्यक्ति का पर्सनालिटी, सभी व्यक्ति में ये 3 पर्सनालिटी छुपा रहता है और वो ये 3 जो माइंडसेट है इस माइंड द्वारा परिचालित होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में जान लेते हैं। चलिए आप जान लेते हैं ईद के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं डिटेल्स में। देखिए आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ मैं, ईद इज़ ए प्रोसेस आर अनकॉन्शियस। ईद एक अनकॉन्शियस माइंड में जो इंस्टिंक्ट होता है वही होता है ईद। तो उसके बाद देखिए प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, मतलब ईद क्या है? ईद है एक प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी का प्राइमरी एस्पेक्ट होता है। हर व्यक्ति का जन्म के साथ साथ एक इंस्टिंक्ट उसके जीवन मतलब उसके पर्सनालिटी में आ जाता है, वही होता है ईद।
उसके बाद देखिए मास ऑफ ब्लाइंड इंस्टिंक्ट्स, एक ब्लाइंड इंस्टिंक्ट है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आप इसे ज़्यादा या कम एक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एकदम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए एनॉर्मल, नो सेंस वैल्यूज, मतलब ईद जो है, जो ये एक सेंस है, इसका कोई सेंस वैल्यू नहीं है, इसका कोई नैतिकता मतलब इसका मॉरलिटी नहीं होगा, उसे जो चाहिए उसे वो पाना होता है किसी भी कीमत पर। जो ये इंस्टिंक्ट होता है यही होता है ईद, मतलब ये होता है एमोरल। उसके बाद ईद कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड एविल, इट इज डोमिनेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एविल और गुड मतलब अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं करता। उससे क्या चाहिए, उसके प्लेजर के लिए जो चाहिए, जो उसके करना उसका प्लेजर के लिए वो जो करना चाहता है वही वो करता है, उसके अंदर कोई मॉरलिटी के बेस पर कोई डिसीजन वो नहीं लेता। तो क्या करना होता है, ईद को कंट्रोल करना होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप अगर आप ठीक से उसे एक प्रोसीडियर के अंदर ले जाए तो। उसके बाद देखिए द ईड कॉम्प्रोमाइजेस टू काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स और ड्राइव्स व्हिच फ्रेड कॉल्ड इरोज एंड थैनोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके अंदर दो तरह की इंस्टिंक्ट होता है, हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की इंस्टिंक्ट होता है। एक है इरोज की मतलब जीने की इच्छा, जो आपके अंदर जीने की इच्छा है, कुछ नया नया करने की इच्छा है, आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है, ये जो इच्छा होता है जीने की इच्छा, उसे फ्रॉइड ने इरोज का है। और ये है थैनोस की मतलब होता है जो व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, उसको एंजाइटी है, मतलब ये है डेथ इंस्टिंक्ट। और ये है लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब जो नेगेटिविटी अपने कैरेक्टर में आता है, मतलब जो जीना नहीं चाहता, डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ डिस्ट्रक्टिव काम करता है, उसे सिगमंड फ्रॉइड ने थैनोस कहला है। तो ये है ईद। शायद ईद के बारे में आप लोगों को अच्छे तरह से पता चल गया होगा। उसके बाद आता है लिबिडो में। तो सिगमंड फ्रॉइड जब साइकोसेक्सुअल थ्योरी पेश किया था, उन्होंने एक शब्द यूज किया था लिबिडो क्या है, लिबिडो वही एक चीज है, एक बच्चा जन्म के साथ साथ उसके अंदर सेक्सुअल आर्ज आ जाता है, मतलब हर व्यक्ति में सेक्सुअल आर्ज आ जाता है, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने लिबिडो कहा है। देखिए लिबिडो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लिबिडो इज दैट पार्ट ऑफ द ईथ स्ट्रक्चर दैट सीक्स इट्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब वही है कि हर व्यक्ति में एक सेक्सुअल आर्ज होता है, वो जो भी काम करता है फ्रॉइड के मुताबिक उसके पीछे कोई ना कोई सेक्सुअल आर्ज होता है। उसके बाद देखिए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अदर ग्रेटिफिकेशन एंड शुड बी considered a normal need of an individual, मतलब एक व्यक्ति में और जो अदर ग्रेटिफिकेशन होता है उसी तरह सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एक नॉर्मल चीज है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर ही वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है। तो यही साइकोसेक्सुअल थ्योरी में है। उसके बाद देखते हैं इट एज द टोटल स्ट्रेविंग एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब वही है जो जन्म के साथ साथ जो आदर्श ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ साथ ये सेक्सुअल आर्ज भी होता है। उसके बाद देखिए फ्रूइड स्ट्रेस दैट लिबिडो वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इवन इन द इन्फेंट, मतलब सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक एक बच्चे में जो जन्म लिया एक बच्चा, उसके साथ जन्म लेने के साथ साथ उसके अंदर एक सेक्सुअल आर्ज काम करना चालू हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो बॉडी पार्ट्स वो मूव करता है, वो जो काम करता है उसके पीछे वही सेक्सुअल आर्ज काम करता है। ये सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक, जो बाद में ये जो थ्योरी है ये बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ है इस बेस के ऊपर, ये लिबिडो के ऊपर, वो अलग बात है। तो आप साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में जान ले। उसके बाद आता है फिक्सेशन। देखिए फिक्सेशन की एक चीज है, अगर आपके अंदर मतलब एक बच्चे के अंदर जो सेक्सुअल अर्ज है अगर वो ठीक से पूरा नहीं होगा तो वो
जो इस थ्योरी में जो स्टेजेस है उस स्टेज में अटक रह जाएगा। अगर उसको उस सेक्सुअल अर्ज मतलब उसको जो नीड है वो अगर ओवर फुलफिल हो जाएगा तो भी वो एक स्टेज में अटक जाएगा। मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए जो पाना और खोना ये दोनों चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, वही है फिक्सेशन। देखिए, नीड नॉट बी फुलफिल्ड एंड नीड ओवर फुलफिल्ड, ये दोनों के जो बैलेंस है, इस बैलेंस के साथ साथ एक व्यक्ति और एक बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आगे जाता है। अगर आपका वो नीड फुलफिल नहीं होगा, आप जो चाहते हैं अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आप एक स्टेज में अटक जाएंगे। अगर आप जो चाहते हैं वो आपको इजीली आपको अवेलेबल हो जाए और उसमें ही आप खोए रहे तो वो नीड ओवर फुलफिल्ड हो जाएगा, तो भी आप एक स्टेज में अटक जाएंगे। इसलिए दोनों जो स्टेज होता है, पाना और कुछ ना पाना, उस दोनों में एक बैलेंस रहना जरूरी होता है, जिसे हम लोग फिक्सेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने जो जीवन के कुछ स्टेजेस के बारे में बात किया है, उस स्टेजेस के बारे में जानेंगे। आप जान लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड द्वारा जो लिबिडो की शब्द यूज किया गया है, उस लिबिडो की कुछ स्टेजेस है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है ओरल 0 to 1 ईयर्स मतलब इन्फेंट, जब जन्म अवस्था से 1 वर्ष तक बच्चे में ये स्टेजेस रहता है। देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लेजर फ्रॉम शकिंग द लिप्स, मतलब एक बच्चा जब दूध पीता है, उस माँ से दूध पीता है और कुछ टॉयज को मुंह में लेता है, मुंह पे लेकर शक करता है, तो वही में वहाँ पर ही उसका सेक्सुअल जो आर्च है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक बच्चा जन्म से लेकर ही एकदम मृत्यु तक उसके अंदर जो सेक्सुअल आर्च है तो वो होता है ओरल स्टेज, जहाँ पर वो शक करके उसका सेक्सुअल आर्च सेटिस्फेक्शन करता है। उसके बाद आता है एनल स्टेज, जो 1 से 3 इयर्स तक बच्चे में मतलब 1 से 3 वर्ष तक बच्चे में होता है जो एनल स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, प्लेजर फ्रॉम एनल एक्सपल्शन, मतलब एक बच्चे का जो उसका शरीर का एक्सट्रैक्शन है जो निकलता है बाहर से शरीर के बाहर, मतलब उसका टॉयलेट ट्रेनिंग जब होता है, उसका जो पॉटी करने का जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसे टॉयलेट ट्रेनिंग जो जैसे दिया जाता है वही स्टेज है एनल स्टेज। अगर आप देखिए, एक बच्चे को अगर टॉयलेट ट्रेनिंग और जो ये ट्रेनिंग आप ज़्यादा देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, तो जीवन में आगे बढ़कर वो बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में दिक्कत आ जाएगा। अगर आपका वो ट्रेनिंग लीनियर होगा, एकदम कम होगा, तो भी जीवन में आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए क्या होता है को जो ये टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होता है उसे आपको बैलेंस करना होता है, बहुत ज़्यादा लीनियर भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है। और एक बात, इस स्टेज में एक बच्चा का ईगोसेंट्रिक, बच्चा यहाँ पर ईगोसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फैलिक, जो 3 से 6 वर्ष तक बच्चे में होता है, 3 से 6 ईयर्स तक बच्चे में। यहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा सुपर ईगो बच्चे का डेवलप होता है, यहाँ पर बच्चा का सुपर ईगो डेवलप हो जाता है इस स्टेज में, फेलिक स्टेज में। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है टचिंग हिज जेनिटल्स, मतलब एक बच्चा उसके शरीर में जो प्राइवेट पार्ट होता है वही छूकर वो उसका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पूरा करता है। मतलब एक बच्चा जैसे कि उसका जो सेक्सुअल आर्ज है इस स्टेज में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और वो ऑपोजिट सेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पर से ही उसका ऑपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन वो ग्रोथ करना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उस जो फेलिक स्टेज से ही आता है ओइडिपस एंड इलेक्ट्रा। ये जो कॉन्सेप्शन है ये सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है, जो फेलिक स्टेज में डेवलप होता है ओइडिपस एंड इलेक्ट्रा। ये क्या होता है, एक बच्चा मतलब एक मेल मतलब सन मॉम के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, मॉम के लिए एक सन मॉम के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और डॉटर डैड के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब ऑपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन यही बर्थ से, यही स्टेज से शुरू हो जाता है। अगर एक
मेल चाइल्ड उसके माँ के लिए अट्रैक्शन फील करता है इस स्टेज में, उसे ऑडिपस कहलाता है। और एक डॉटर मतलब फीमेल चाइल्ड उसका बाप के लिए जो अट्रैक्शन फील करता है उसे इलेक्ट्रा कहलाता है। तो फेलिक स्टेज में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा डेवलप, ऑडिपस और इलेक्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट है ये चालू हो जाता है और यहाँ पर जो वो सुपर इगोइस्टिक हो जाता है। मतलब ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। इस स्टेज में उसको सेक्सुअली एंड मेंटली कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद आता है लैटेंट, जो 6 से 13 ईयर्स तक बच्चे में होता है, मतलब 6 से 13 वर्ष की बच्चे में होता है। वहाँ पर बिजी इन स्कूल एक्टिविटीज़, इस उम्र में एक बच्चा उसका स्कूल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो धीरे धीरे सोशलाइज्ड होता है, मतलब उसको बाहरी दुनिया से धीरे धीरे घुलना मिलना चालू हो जाता है। अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्कूल एक्टिविटीज़ एंड सोशियो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो आगे बढ़कर उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुल मिल जाता है, बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है। उसके लाइफ में ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। अगर एक बच्चा, और दूसरे एंड में क्या होता है, अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है तो भी उसके लाइफ के लिए आगे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक से दूसरे से घुल मिल नहीं सकता है। इसलिए इस उम्र में भी ये सोशलाइज्ड होना, एक कंट्रोल सोशलाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी बात है। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं करना है। मतलब यहाँ पर फिक्सेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो भी इसलिए कि उसका लाइफ जब आगे बढ़ेगा तो लाइफ में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है जेनिटल। जेनिटल के प्यूबरिटी से डेथ तक, मतलब 13 ईयर से एकदम डेथ तक, मृत्यु तक ये अवस्था चलता है। यहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई फिक्सेशन प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पर फिक्सेशन प्रोसेस चालू नहीं है। अगर इस जो आगे जो 4 स्टेज है यहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो फिक्सेशन यही जेनिटल स्टेज में दिख सकता है, मगर यहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग द सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स, मतलब 13 उम्र से ही, मतलब एडल्ट एक बच्चा का जो एडोलेसेंस पीरियड है यहीं से ही वो ऑपोजिट सेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और वो ऑपोजिट सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो इसलिए इस स्टेज में एक बच्चे को सेक्सुअल जो बुक्स है, मतलब सेक्सुअल जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे उसको देना चाहिए और उसको ऑपोजिट सेक्स के बारे में धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए, तो जाकर उसका क्यूरियोसिटी एक कंट्रोल क्यूरियोसिटी बन सके। तो यही है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड का, और इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। तो थोड़ा बहुत इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म नंबर 1, सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट, मतलब सिगमंड फ्रॉइड का, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का जो खुद का पेशेंट था, उन्होंने वही पेशेंट के ऊपर ही कुछ प्रोसेस अप्लाई किया था और उसका ही फल, उसका ही रिजल्ट वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। मतलब उन्होंने खुद का पेशेंट के ऊपर वो अप्लाई किया था। दूसरी बात, डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एक बच्चे का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब उसका जो ज्ञान डेवलप होता है, उसका जो ग्रोथ होता है, उसमें एनवायरनमेंट का कोई हाथ नहीं, यही सिगमंड फ्रॉइड ने कहा। मतलब उसका एक बच्चे का जीवन में एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं दिया उनके थ्योरी में। और थर्डली, टू मच इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअलिटी, मतलब उन्होंने जो थ्योरी पेश किया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उन्होंने उस थ्योरी में एक बच्चे का जीवन के ऊपर जो उन्होंने एनालिसिस किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की, सेक्सुअल आर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और जोर दिया गया है, जिसलिए इस पूरा थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म निकल कर आता है और इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ भी है।
तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो, पूरा सेगमेंट, मतलब साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड का पूरा थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद इस थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है और इस थ्योरी का मैं नोट्स कर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए वीडियो, आगे देखिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से आप लोगों को कुछ काम आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर देना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर देना। और नेक्स्ट दिन मैं एक नया वीडियो लाऊंगा, नया टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।